हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। दोस्तों आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र इलेक्शन पास में है, तो आपको पता है कि नॉमिनेशन हो चुका है, नॉमिनेशन की डेट हो चुकी है खत्म। अब दोस्तों सबने अपने अपने नॉमिनेशन भर दिए अपने हिस्से का। टोटल सीट्स है दोस्तों 288, जिसमें कहा यह जा रहा है कि सब अगर पार्टियों को देखा जाए तो सबने 300 से ऊपर ही सीट के नॉमिनेशन भरे अपने अपने हिसाब से। मैं महाविकास आघाड़ी की स्पेसिफिकली बात करूं तो कैसे। अब दोस्तों कांग्रेस ने 103 सीटों पे अपने उम्मीदवारों के नॉमिनेशन भरवाया। वहीं पे जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है उसने भरा भाई 96 सीटों पे, जबकि पहले बात हुई थी सब 80-85 सीट्स लड़ेंगे ये तीनों, जबकि हुआ उल्टा। नॉमिनेशन भरवा दिए कांग्रेस ने 103 सीटों पे, उद्धव ठाकरे की पार्टी जो शिवसेना है उसने भरे हैं 96 में, और शरद पवार जो एनसीपी के हैं उनकी ने एनसीपी ने भरा है शरद पवार की 87 सीट्स पे। 2 सीट्स समाजवादी पार्टी के लिए इसने छोड़े हैं और इन्होंने छोड़े हैं सीपीआईएम के लिए 2 सीट्स। अब दोस्तों मजे की बात यह है कि अगर आप समाजवादी पार्टी और ये सब जो महाविकास आघाड़ी के पार्टनर है ना, इन सबकी अगर इंडिविजुअली कितनी नॉमिनेशन भरी, समाजवादी पार्टी ने टोटल 10 सीटों पे नॉमिनेशन भरा है दोस्तों। सोचिए, वो कह रही है कि भाई हमें 5 सीट चाहिए महाविकास आघाड़ी से, डायरेक्टली देते हो तो ठीक है, नहीं तो हम अपने लोगों के नॉमिनेशन तो भर चुके हैं, हम अपने समाजवादी पार्टी के हिसाब से लड़ाएंगे। उसमें से 2 सीट महाविकास आघाड़ी के बैनर में लड़ेंगे कौन? 2 समाजवादी पार्टी के जो नेता है वो, और बाकी के जितने हैं वो समाजवादी पार्टी के नाम पे लड़ेंगे। अब खेला दोस्तों हो जाता है। सोचिए अगर समाजवादी पार्टी का अगर कोई खड़ा हो जाता है सामने, तो ये वोट जो है ना मुस्लिम के, दलित के, जो ये लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपने हिसाब से, ये बटेंगे, डेफिनेटली बटेंगे। क्योंकि समाजवादी जो भी उम्मीदवार उतार रही है सारे मुस्लिम कैंडिडेट ही अपने मोस्टली उतार रही है। अब पसीना आ गया महाविकास आघाड़ी को कि क्या करे। अब दोस्तों ये जो 2 सीट है जिसमें महाविकास आघाड़ी के बैनर पे लड़ेंगे, उसमें एक अबू आजमी साहब है, अबू आजमी, और दूसरा जो है उनका नाम है दोस्तों रईस शेख, ये कहा जा रहा। अब दोस्तों बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग पहलू जो सामने खड़ा हुआ है, नवाब मलिक। नवाब मलिक ने, भाई साहब ने एक इंडिपेंडेंट नॉमिनेशन भर के रखा है, क्योंकि अजीत पवार की एनसीपी से वो आते हैं और बीजेपी ने स्ट्रिक्ट ऑब्जेक्शन लेके रखा है कि भाई कुछ भी हो जाए वहां हम नवाब मलिक को नहीं उतारेंगे नॉमिनेशन पे। मेडिकल हेल्थ के ऊपर अब भाई साहब को बेल मिली है और वो आके चुनाव लड़ रहे हैं। इनके लिंक्स दाऊद के साथ बताए जा रहे हैं, आरोप भी सिद्ध हुआ, ये कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस जी कह रहे हैं, बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन महाराष्ट्र के वो कह रहे हैं। तो हुआ ये है कि नवाब मलिक ने एक इंडिविजुअली अपने इंडिपेंडेंटली नॉमिनेशन भरा और दूसरा पर्चा भरा एनसीपी अजीत पवार के साइड से। ठीक 5 मिनट बचे थे नॉमिनेशन को खत्म होने के, ठीक 5 मिनट पहले भरा। अब जो महायुति है जिसमें बीजेपी, एकनाथ शिंदे जी और अजीत पवार की एनसीपी, ये तीनों को मिला के, तो महायुति की तरफ से कैंडिडेट खड़ा जो है वहां पे, वो सीट का नाम है दोस्तों मनकुंड शिवाजी नगर। ठीक है, मनकुंड शिवाजी नगर में वहां पे नवाब मलिक लड़ेगा, अबू आजमी लड़ेगा, और महायुति की तरफ है वहां पे जो कैंडिडेट खड़ा है दोस्तों उनका नाम है सुरेश पाटिल जी। ठीक है, अब सुरेश पाटिल जी, आपको पता है वहां पे ये जो सीट है वो मुस्लिम डोमिनेटेड, मुस्लिम वोट्स बहुत है, वोटर्स वहां पे। अबू आजमी का वोट काटेगा नवाब मलिक, और बीजेपी के जितना है कॉन्सेंट्रेटेड हिसाब से अगर वोट सुरेश पाटिल जी को अगर मिलता है तो वो सीट बीजेपी महायुति को मुझे लगता है कि निकल सकती है अगर अच्छे से चुनाव लड़े तो। बीजेपी ने ये कह दिया अजीत पवार को कि भाई अगर तुम्हारा नवाब मलिक अगर तुम्हारी टिकट से लड़ता है तो बीजेपी कोई तरीके का प्रचार नहीं करेगी उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उसके लिए ना किसी से वोट मांगेगी, क्योंकि दाऊद के लिंक है और हमारी आइडियोलॉजी से साफ है भाई कि हम ऐसे व्यक्तियों को अपनी पार्टी में नहीं लेते, ना इनसे कोई डीलिंग रखते हैं। बेल पे बाहर है, जबकि इनकी बेटी जो है नवाब मलिक की, उनका नाम है सना मलिक। सना मलिक चुनाव लड़ रही है अजीत पवार की एनसीपी की सीट से, जबकि वो बीजेपी कह रही है कि वो उनकी बेटी है, वो लड़ रही है, उनके ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ अभी तक, तो वो महायुति की पार्ट है, उसके लिए हम लोग प्रचार करेंगे।
तो वो लड़ रही है भाई अणुशक्ति नगर से, ठीक है। किसके खिलाफ? स्वरा भास्कर के जो हस्बैंड है फहाद अहमद, उसके खिलाफ। भाई इस बंदे की पहचान ही स्वरा भास्कर के पति के हिसाब से होती है, सोचिए। अलग कोई क्या क्रेडेंशियल है इनके पता नहीं है। एनीवे, तो इनके खिलाफ। अब दोस्तों मजे की बात यह है ना कि महाविकास आघाड़ी के अंदर में लग गई है आपस में कलह। हो ये रहा है कि सबने अपने अपने कैंडिडेट फाइल कर दिए हैं, नॉमिनेशन कर दिया। ऐसे भी कुछ सीट्स है जहां पे उद्धव ठाकरे ने भी अपने नॉमिनेट करवाया अपना बंदे से, और कांग्रेस ने भी करवाया। कांग्रेस बोल रहा मैं ये सीट नहीं दूंगा, उद्धव ठाकरे बोल रहा भाई ये सीट तो हमारी है, हम लेंगे। तो ये अभी कलेश चल रहा है वहां पे। 4 तारीख को, 4 नवंबर को अपना नॉमिनेशन वापस लेने की लास्ट डेट है। 4 तारीख के बाद पता चलेगा किसने विथड्रॉ किया अपना नॉमिनेशन। 288 सीट में कौन कहां से लड़ रहा है। अभी 288 सीट के अगेंस्ट में महाविकास आघाड़ी की अगर सबको मिला ले, अखिलेश यादव को, ये वो, तो 300 से ज्यादा नॉमिनेशन भरे हैं। तो सोचिए 288 सीट है, 300 से ज्यादा नॉमिनेशन, मतलब कलेश हुआ है। एक एक सीट पे दो दो उम्मीदवार इनकी ही आपस में पार्टियों ने खड़ा कर दिया है। अभी डिसाइड नहीं कर पाई है, जबकि महायुति के अंदर में ये कलेश बहुत लिमिटेड 2 या 3 सीट पे बात चल रही थी इनकी, और वो भी इन्होंने सॉर्ट आउट कर लिया। अब ये जो नवाब मलिक की एंट्री हुई है ना, तो इससे जो अबू आजमी वहां पे लड़ रहे हैं भाई साहब, उनके पसीने छूटने तैयार है। छूटेगा ही भाई। अब वोट बैंक फोकस करके जाते हो कि पूरा मुस्लिम वोट बैंक खाऊंगा, तो वहां पे वो नवाब मलिक की तरफ भी शिफ्ट हो जाएगा और बाजी को तीसरी मार के ले जाएगा। तो इनको अभी दिक्कत हो रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से दोस्तों देखिए, वो बड़ी स्मार्टली खेल रहे हैं। उनको हारने के लिए कुछ नहीं है, अपने लोगों को लगवा दिया अलग से, और महाविकास आघाड़ी के बैनर के तले 2 कैंडिडेट को उतार दिया उसने। बाकी बोल रहा है कि हम अपना तो विस्तार करेंगे ही, जबकि यूपी में भी उपचुनाव हो रहे हैं 9 सीटों पे। 9 में से आप लिख के रख लीजिए, इस बार बीजेपी खराब से खराब 6 सीट तो एटलीस्ट लेके जाएगी बीजेपी, और अच्छे से अगर प्रदर्शन हुआ तो 7 सीट तक ही जा सकता है, 7 सीट तक। तो समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव खुद अभी प्रचार कर रहा है भाई यूपी में। 9 तारीख के बाद में प्रचार का टाइम खत्म हो जाएगा यूपी के अंदर, तो उसके बाद में अच्छी अच्छी एंट्री होने वाली है महाराष्ट्र में। योगी आदित्यनाथ जी के पास में भी पूरा हफ्ता रहेगा प्रचार करने के लिए। 9 तारीख के बाद आप लिख के रख लीजिए, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में घमासान हिसाब से सब अपने अपनी तरह से पूरी फुल फोर्स लगाएंगे। और अभी मीडिया चैनल की आप बात करें कि कोई मीडिया चैनल बोल रहा महाविकास आघाड़ी को इतनी सीटें मिल जाएंगी, कोई कह रहा महायुति को इतनी मिल जाएंगी। तो दोस्तों हुआ ये है, 2024 में आपने देख लिया एग्जिट पोल का क्या हाल हुआ, पर खच्चे उड़ गए उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई दोस्तों, क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। कोई बोलता है ना कि एक इलेक्शन में अगर एग्जिट पोल 1 या 2 में खत्म हो, मतलब उलट फेर हो गया, तो उससे क्रेडिबिलिटी खत्म नहीं होती। आपको मैं बताता हूं, पूरे इंडिया का जब ये लोग हर एक स्टेट का एग्जिट पोल बनाते हैं ना, लोकसभा चुनाव में जिस हिसाब से बनाया था ना दोस्तों, आधे से ज्यादा में ये लोग का एग्जिट पोल ध्वस्त हो चुका है। पूरे पैन इंडिया का अगर लोकसभा 2024 के चुनाव की बात करें, इनका एग्जिट पोल की क्रेडेंशियल हो गई 0। पूरा उलट फेर हो गया था इनके प्रेडिक्शन के हिसाब से। उसके बाद में आई जम्मू कश्मीर का और हरियाणा के चुनाव, उसमें तो भाई परखच्चे 20 सीट भी एक एक एग्जिट पोल नहीं दे रही थी बीजेपी को। इनकी पता नहीं इनका क्या है, एक फैसिनेशन है कि ऑब्सेशन है, या कोई फंड करके ये एग्जिट पोल निकालता है। तो बीजेपी को इसने हरवाई दिया था, पूरा उलटफेर हो गया, रिजल्ट पूरा उल्टा आया। तब एग्जिट पोल को लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। इन मीडिया चैनलों की अगर माने तो, इन मीडिया चैनलों की एग्जिट पोल पे कोई भरोसा नहीं करता खास। तो अब भाई साहब ये लोग मीडिया, जो एग्जिट पोल निकालने वाली सारी मीडिया एजेंसीज क्या कर रही है, अपनी क्रेडिबिलिटी बचाने के लिए ये लोग दिखा रही है टाइट कंपटीशन, 50% यहाँ पे 50% यहाँ पे।
अब जो जीतेगा आस्ते से, देखा हमने तो कहा था कि ये जीत गई, क्योंकि मुंबई की इलेक्शन हमेशा से सीट बाय सीट स्टडी होती है जब इलेक्शन हो जाते हैं उसके बाद में, कि कहां पे कौन जीता कितने वोटों से। और बहुत टाइट कहा जाता है महाराष्ट्र का इलेक्शन। जब शिवसेना, उद्धव ठाकरे पूरी, जब शिवसेना एक थी और बीजेपी थी, तब इन्होंने स्वीप किया था। एनसीपी का आप देख ले, अगर वेस्टर्न महाराष्ट्र में जो सीट्स है उनकी, वेस्टर्न महाराष्ट्र में 70 सीट आती है, तो उनपे भाई शरद पवार का अच्छा खासा कमांड है। बीजेपी को वहां से ज्यादा सीट नहीं मिलती थी, इसीलिए अजीत पवार को लिया गया था। अजीत पवार की एनसीपी को बीजेपी में महायुति की टीम में लिया गया था, ये सोच के कि भाई अजीत पवार भी शरद पवार के खेमे से आते हैं, तो उसका वेस्टर्न महाराष्ट्र में बेस तो होगा। तो आज जहां पे बीजेपी का वोट परसेंटेज ज्यादा नहीं है वेस्टर्न महाराष्ट्र में, जहां से सीट नहीं निकलती बीजेपी की, तो बीजेपी ने ये सोचा कि अजीत पवार अगर आ जाते हैं तो हमारा फोर्स बढ़ेगा और सेंध मारेंगे हम शरद पवार के गढ़ में, जो कि लोकसभा में कामयाब होता हमें नहीं दिखा, किसी को भी नहीं दिखा, ना बीजेपी को ना एनसीपी को, खुद उम्मीद नहीं थी जो अजीत दादा की है। लेकिन विधानसभा में यह कहा जाता है कि अजीत पवार के पास ऐसे कैंडिडेट हैं जो अच्छा खासा सीट खींच के निकाल सकते हैं वेस्टर्न महाराष्ट्र से, शरद पवार के गढ़ से। खुद उनके खिलाफ ही उनके नेफ्यू उतर रहे हैं, सोचिए। अजीत पवार के खिलाफ शरद पवार ने उनके ही नेफ्यू को उतार दिया, तो वो एक कंपीट होने वाली अच्छी फाइट। लेकिन मुझे लगता है वहां पे अजीत दादा निकाल लेंगे, अजीत दादा निकाल लेंगे, क्योंकि उनका एक बेस है, वोटर के साथ कनेक्ट इतने सालों से है। ये एकदम नया चेहरा, यंग है, काम करेगा नहीं करेगा कुछ पता नहीं है, जो कि यंग लोग बात करने में तेज होते हैं, लेकिन अजीत दादा पॉलिटिशियन है, उनके बेस है, वहां पे कार्यकर्ता है, पूरी जान झोंक देंगे वो, क्योंकि अब ईगो क्लैश हो रही है भाई। तो ये हो गया वेस्टर्न महाराष्ट्र का। अब बात कर लेते हैं विदर्भा। विदर्भा कांग्रेस का ज्यादा गढ़ है, कांग्रेस उद्धव सेना को देना नहीं चाहती, उद्धव ठाकरे को, और उद्धव ठाकरे बोलता भाई मैं तो वहां से लड़ूंगा, मैं खाली मुंबई मेट्रोपॉलिटन का थोड़ी लेके रहूंगा, मैं कौन कौन से भी लूंगा, थोड़ी सीटें, थोड़ी विदर्भा से भी लूंगा। कांग्रेस बोलती है बेटा लोकसभा में हमने अपना चमत्कार दिखाया है, हम ज्यादा सीटों पे लड़ेंगे, क्योंकि उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसने कोशिश की थी कि हरियाणा हारने के बाद में कांग्रेस को दबाएंगे और हम ज्यादा सीटों पे लड़ेंगे और बोलेंगे कि देखो हम है तुर्रम खान यहाँ के, तुम्हें तो कुछ मिला ही नहीं वहां पे। तो कांग्रेस ने बताया कि बेटा लोकसभा में हमें ज्यादा सीट मिली थी और विदर्भा हमारा गढ़ है, वो हमारा कार्यकर्ता वहां पे ज्यादा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस, जिसके अगेंस्ट में संजय निरुपम आए थे भाई शिवसेना अपने एकनाथ शिंदे जी के पास। वो भाई कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता है इस बार वो सेंध मारेंगे, संजय निरुपम को हल्के मत दीजिएगा, वो कांग्रेस के प्रभारी। अब वो जब आ चुके हैं एकनाथ शिंदे की टीम में, तो भाई वो पूरी ताकत लगा देंगे कांग्रेस को डैमेज पहुंचाने में। और इस बार विदर्भा में बीजेपी अच्छा खासा माइलेज लेके निकलेगी, क्योंकि थोड़ा डाउन हुआ था इनके 2019 के चुनाव में, विदर्भा से 29 सीट शायद मिली थी इनको, जबकि पहली बार ज्यादा मिले थी जब मोदी जी का प्राइम लहर थी उस टाइम में। लेकिन इस बार भी बीजेपी का टारगेट है कुछ नहीं तो भाई हम 35 सीट एटलीस्ट निकाल ले वहां पे, जबकि 62 सीट है टोटल विदर्भा में। कोंकण रीजन जो है दोस्तों, जो कोंकण रीजन जिसे कहा जाता है, वहां पे 39 सीट्स है। वहां पे कहते हैं कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना नहीं ज्यादा ले पाएगी। इस बार उद्धव ठाकरे का कैरियर पूरा ऐसे लटक रहा है, सच बात बोले उसकी पार्टी का क्या होगा, लटक रहा है। और जिसके पास संजय राउत जैसा विद्वान हो, तो बीजेपी को ज्यादा मेहनत करने की, महायुति को जरूरत नहीं है। संजय राउत ही फूंक देगा उद्धव ठाकरे की शिवसेना को। जो स्ट्रेटेजी वो बनाते हैं ना आदित्य ठाकरे के साथ मिलकर, जो ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, संजय राउत ही फूंक देगा शिवसेना को। अगर हार गई ना दोस्तों, तो उद्धव ठाकरे का पॉलिटिकल कैरियर बहुत खतरनाक तरीके से डाउनफॉल होने वाला है। शरद पवार ऑलरेडी कोशिश कर रहे हैं यही, और कांग्रेस भी यही कोशिश कर रहा है। कांग्रेस बोल रहा है जितनी हम सीटों पे लड़ेंगे हमारे लिए फायदा है, हमें सीट लाने की ज्यादा चांसेस है, जबकि उद्धव ठाकरे बोल रहा है नहीं हम लड़ेंगे ज्यादा सीटों पे, हम यहाँ के रीजनल है,
हरियाणा में कुछ नहीं कर पाया, तुम्हारा यहाँ पे क्या होगा? अभी तो राहुल गांधी की भी रैली बाकी है महाराष्ट्र में, देखते जाइए। एक टाइम आएगा जब ये पूरा चुनाव घूमते हुए आपको दिखेगा। महायुति का अभी एज में है, पॉजिटिव है, महायुति अभी अपर हैंड में है, लेकिन आते आते जब राहुल गांधी भी कूदेंगे, जो कि बीजेपी के स्टार कैंपेनर एक तरीके से देखे तो ऐसे उलझुल बयान दे देती है, तो वो अभी प्रचार करेंगे। फिर योगी जी आएंगे, अखिलेश यादव भी आएगा, अभी तो बहुत जन जाने वाले हैं दोस्तों। महाराष्ट्र में भी सब पावर हेवी वेट रखने वाले सब लीडर प्रचार करने अब जाएंगे। अपने अपने कैंडिडेट के नाम तो घोषित हो गया, नॉमिनेशन हो गया। जो 4 तारीख के बाद में पता चलेगा किसने विड्रॉ किया, कौन कहाँ सीट से लड़ रहा है, फाइनल तब हमें पता चलेगा। उसके बाद में एंट्री होगी सब महादिग्गजों की, रैलियों पर रैलियां होंगी। तो ये टोटल अपडेट है दोस्तों। जो मुंबई में 36 सीट है दोस्तों, नॉर्थ महाराष्ट्र में 35 सीट है। इसमें आप कह सकते हैं कि जो मुंबई वाली सीट है ना, वो कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है, बहुत ज्यादा। चाहे वो राज ठाकरे जी की पार्टी हो, फिर महाविकास आघाड़ी के अपने अपने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी बहुत सारे खड़े हैं वहां से, महायुति महायुति के कैंडिडेट है, एकनाथ शिंदे जी की कैंडिडेट कार्यकर्ता लोग ग्राउंड पे बहुत जबरदस्त काम भी कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र का जो मुंबई का मेट्रोपॉलिटन सीट्स है वो देखने लायक होंगी। तो इस पे हम चर्चा करते रहेंगे दोस्तों, जैसे जैसे नया अपडेट आता है तो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग प्लीज बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को दोस्तों। नया चैनल है, हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स प्लस एक्सटर्नल पॉलिटिक्स कवर करते हैं, जियो पॉलिटिक्स। आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को दोस्तों, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको अभी तक क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी है, महायुति का या महाविकास आघाड़ी का। फिलहाल अभी तो कुछ ज्यादा नहीं कह सकते, क्योंकि अब मेन खेला होने वाला है महाराष्ट्र चुनाव में। अब पूरी ताकत झोंकेगी हर पार्टी अपने अपने तरीके से। तो बने रहिए दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।